आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। हमें बदलाव से इतनी तकलीफ क्यों होती है? चाहे वो हमारे लुक्स में हो, हमारे रिश्तों में या हमारे विचारों में। हम क्यों उन चीजों से इतना जुड़ जाते हैं जो हमेशा बदल रही हैं? और ये सवाल सीधा उस जगह चोट करता है जिसे हम मैं कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये मैं की भावना कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे अनुभव के 5 मुख्य हिस्सों को गलत तरीके से जोड़ने से बनती है। और मजे की बात यह है कि हम ये गलती 20 अलग-अलग तरीकों से करते हैं। 20 तरीके। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये 5 हिस्से क्या हैं और वो कौन सी 20 गलतियां हैं जो हम अनजाने में करते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने में हो या फिर अपनी भावनाओं में उलझ जाने में। ये एक तरह से हमारे दिमाग के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है जो हमारे ज्यादातर दुख की जड़ है। बिल्कुल। चलिए इस सिस्टम को परत दर परत खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि हमारे अनुभव की हर चीज 5 समूहों या हिस्सों में बांटी जा सकती है। अभी इनके मुश्किल नामों की चिंता मत कीजिए, पहले इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो वो 5 हिस्से क्या हैं? सबसे पहला और सबसे साफ है हमारा शरीर और ये पूरी भौतिक दुनिया जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा हिस्सा है हमारी भावनाओं की लगातार बहती हुई नदी, कभी सुख, कभी दुख और कभी कुछ भी नहीं, बस एक खालीपन। हम आज इन्हीं 2 से शुरू करेंगे क्योंकि इनसे जुड़ी गलतियां हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा नजर आती हैं। और इन हिस्सों से जुड़ने के गलत तरीके क्या हैं? स्रोत में 20 का जिक्र है, तो क्या कोई पैटर्न है? हाँ, एक बहुत साफ पैटर्न है। हर हिस्से के लिए हम 4 मुख्य गलतियां करते हैं। इसे समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक घर है और अनुभव का कोई हिस्सा जैसे कोई भावना एक कुर्सी है। घर और कुर्सी। ठीक है, दिलचस्प है। तो पहली गलती है ये सोचना कि ये कुर्सी ही मेरा घर है, यानी ये भावना ही मैं हूँ। दूसरी गलती, मैं इस घर का मालिक हूँ इसलिए ये कुर्सी मेरी है, मतलब ये भावनाएं मेरी संपत्ति है। तीसरी गलती है, ये कुर्सी मेरे घर के अंदर है, यानी ये दुख मेरे अंदर, मेरी आत्मा में बसा है। और चौथी, मेरा घर इस कुर्सी के अंदर है, मतलब मैं अपनी असली पहचान सिर्फ खुशी की इस कुर्सी पर बैठकर ही पा सकता हूँ। वाह। चारों ही मामलों में हम एक स्थायी घर, यानी एक स्थायी मैं की कल्पना कर रहे हैं, जो असल में है ही नहीं। ये घर और कुर्सी वाली मिसाल सब कुछ साफ कर देती है। तो चलिए पहले हिस्से यानी रूप या शरीर पर इसे लागू करके देखते हैं। पहली गलती, शरीर ही मैं हूं। ये तो आज के इंस्टाग्राम कल्चर की परिभाषा लगती है। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि इससे दुख क्यों पैदा होता है। ये सिर्फ घमंड की बात नहीं है, ये अपनी पहचान को एक ऐसे प्रोजेक्ट में बदल देता है जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। हर नई झुर्री, हर बढ़ता हुआ वजन, हर सफेद बाल आपके होने पर एक सीधा हमला बन जाता है। क्योंकि अगर आप ही अपना शरीर हैं, तो शरीर का बदलना मतलब आपका खत्म होना है। एकदम। यहाँ पर जो अंतर्दृष्टि की बात की गई है वो ये समझना है कि आपका शरीर कोई स्थायी वस्तु नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। आप इसके मालिक नहीं हैं, आप बस इसे बदलते हुए अनुभव कर रहे हैं। ये सोच आपको शरीर को बचाए रखने के तनाव से निकालकर उसकी देखभाल करने की शांति की ओर ले जाती है। लेकिन रुकिए, जो दूसरी गलती है, मैं शरीर का मालिक हूँ, ये तो काफी लोगों को सही लगेगी। आखिर ये मेरा शरीर है, इस पे मेरा हक है, क्या इसमें कोई समस्या है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत महीन फर्क को दिखाता है। अपने शरीर की जिम्मेदारी लेना और उसे अपनी निजी संपत्ति समझना, इन दोनों में अंतर है। जब हम शरीर को संपत्ति समझते हैं तो अहंकार पैदा होता है। मैं इसे अपनी मर्जी से बदल सकता हूँ, चाहे वो एक्सट्रीम डाइटिंग हो या कॉस्मेटिक सर्जरी। हम शरीर को एक वस्तु की तरह देखने लगते हैं। जिम्मेदारी का मतलब है उसकी सीमाओं का सम्मान करना, ये समझना कि वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलेगा, हमारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं। ठीक है, ये फर्क समझ आया। अब उन 2 गहरी गलतियों पर आते हैं। शरीर आत्मा के भीतर है और आत्मा शरीर के भीतर है। ये सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। चलिए घर वाली मिसाल पे वापस चलते हैं। शरीर आत्मा के भीतर है, इसका मतलब है कि एक बड़ा स्थायी घर आत्मा है और ये शरीर उस घर के अंदर रखा एक छोटा सा सामान है। ये विचार अक्सर धर्मों में मिलता है कि आत्मा अमर है और शरीर बस एक बाहरी खोल है। और दूसरा वाला, आत्मा शरीर के भीतर है, इसका मतलब है कि घर आत्मा इस कुर्सी शरीर के अंदर फंस गया है। ये भावना अक्सर बीमारी या बुढ़ापे में आती है जब लगता है कि असली मैं
इस कमजोर होते शरीर में कैद हो गया है। दोनों ही मामलों में हम एक अलग स्थायी मैं की कल्पना कर रहे हैं और यही मूल भ्रम है। शरीर की बात तो समझ आती है, लेकिन हमारी भावनाएं वो तो बहुत ही ज्यादा निजी और मैं से जुड़ी हुई लगती हैं। जब कोई कहता है मैं दुखी हूं, तो उस पल में ये 100% सच लगता है। तो पहली गलती, भावना ही मैं हूं, इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ ये है कि हम मौसम को ही आसमान समझ लेते हैं। आपकी पहचान वो आसमान है जिसमें दुख और सुख के बादल आते जाते रहते हैं। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो आप उस बादल से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप वो पूरा आसमान है जो हमेशा मौजूद रहता है, जबकि बादल तो कुछ देर में छट जाएगा। स्रोत में ध्यान का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब कोई अपने घुटने के दर्द को सिर्फ एक लहर की तरह आते और जाते हुए देखता है, तो उसे एहसास होता है कि मैं तो बस इसका गवाह हूँ, ये दर्द मैं नहीं हूँ। लेकिन कई बार भावनाओं को नियंत्रित करना अच्छा माना जाता है। तो दूसरी गलती, मैं भावनाओं का मालिक हूं, ये गलत क्यों है? क्या हमें अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखना चाहिए? फिर वही सवाल, नियंत्रण और मालिकाना हक के बीच का फर्क। भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें मेरी संपत्ति मानना, जैसे सोशल मीडिया पर जबरदस्ती खुश दिखना या गुस्से को दबाना, एक अंतहीन लड़ाई को जन्म देता है। आप उन पर मालिकाना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में आपकी है ही नहीं। वो बस शरीर और मन की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। उन्हें मालिक बनकर दबाने की बजाय एक दोस्त की तरह समझने से ज्यादा शांति मिलती है। तो मतलब भावनाओं का मैनेज करने का मतलब उन्हें अपना मानना नहीं है। ये दिलचस्प है। और बाकी दो गलतियां यहाँ कैसे दिखती है? हमारी घर वाली मिसाल से समझते हैं। भावना आत्मा के भीतर है। ये वैसा है जैसे कोई कहे मेरे दिल की गहराइयों में दर्द बसा है। मानो दिल एक स्थायी घर हो और दर्द उसके अंदर का सामान। और आत्मा भावना के भीतर है। ये है वो सोच कि मैं असल में मैं तभी होता हूँ जब मैं प्यार महसूस करता हूँ। मानो आपकी असली पहचान सिर्फ प्यार या खुशी की उस खास कुर्सी पर ही मिलती है। दोनों ही एक स्थायी मैं की तलाश है जो मिलता कभी नहीं। ठीक है, तो अगर हम हमारा शरीर नहीं है, हमारी भावनाएं नहीं है, तो फिर हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारी राय, वो तो यकीनन में ही होंगे। यहीं पे शायद तीसरा और चौथा हिस्सा आता है, संज्ञा और संस्कार। हाँ, और यहाँ आकर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। संज्ञा का मतलब है पहचानना, नाम देना या लेबल लगाना, और संस्कार का मतलब है हमारी मानसिक आदतें, हमारी प्रवृत्तियां, हमारे इरादे। ये दोनों मिलकर हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। तो जब कोई कहता है मैं एक राष्ट्रवादी हूं या मैं एक बुद्धिजीवी हूं, तो क्या वो संज्ञा ही स्व है वाली गलती कर रहा है? बिल्कुल, और आज के दौर में ये शायद सबसे बड़ी समस्या है। जब हम अपनी राय या विचारधारा को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो हम बहुत नाजुक हो जाते हैं। अब अगर कोई हमारे विचार से असहमत होता है, तो वो सिर्फ एक विचार पर सवाल नहीं उठा रहा, वो हमारे होने पे हमला कर रहा है। इसी वजह से ऑनलाइन बहसें इतनी जहरीली हो जाती हैं। ये तो एकदम सही बात है। और फिर दूसरी गलती, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। इसका मतलब होगा ये मेरा नजरिया है और मैं ऐसे नहीं बदलूंगा। हाँ, ये मेरे विचार हैं, मेरा अनुभव सबसे अलग है। हम अपनी राय को अपनी संपत्ति की तरह सहेज कर रखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ज्यादातर विचार हमारे माहौल, हमारी परवरिश और मिलीजुली सूचनाओं का नतीजा है। वो हमारे दिमाग में पैदा नहीं हुए, बस वहां से गुजर रहे हैं। और संस्कार यानी हमारी आदतें, जैसे कोई कहे मैं तो हूं ही गुस्सैल या मैं बहुत दयालु हूं, क्या ये संस्कार ही स्व का उदाहरण है? हाँ, ये अपनी आदतों को अपनी स्थायी पहचान मान लेना है, जबकि स्रोत बताते हैं कि आदतें सिर्फ पुरानी कंडीशनिंग के रास्ते हैं जिन्हें बदला जा सकता है। और जो चौथी गलती है, मैं अपने संस्कारों का मालिक हूं, वो सबसे गहरी है। ये है कर्ता होने का अहंकार। मैं अपने फैसले खुद लेता हूं, मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है। लेकिन हम अपने फैसले खुद ही तो लेते हैं। क्या सच में? या हमारे फैसले हमारी पुरानी आदतों, हमारे डर, हमारी इच्छाओं और बाहरी परिस्थितियों का एक मिला-जुला नतीजा होते हैं? जब गहराई से देखा जाए, तो वो एक मैं जो पूरी तरह आजाद होकर फैसले ले रहा है, कहीं मिलता नहीं है। ये एहसास बहुत बेचैन करने वाला हो सकता है, लेकिन आजाद करने वाला भी है। ठीक है, ये वाकई बहुत गहरा है। शरीर, भावनाएं, विचार, आदतें, सब कुछ दायरे से बाहर हो गया। लेकिन एक चीज तो बची है, वो मैं जो ये सब देख रहा है, जो जागरूक है,
साक्षी, चेतना, वो तो मैं ही हूंगा ना। ये पांचवा हिस्सा विज्ञान यानी चेतना, यही है ना? हाँ, और ये सबसे आकर्षक और सबसे मुश्किल भ्रम है। मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं बस एक साक्षी हूँ। ये मैं के लिए आखिरी पनाहगाह जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि चलो बाकी सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ये देखने वाला तो स्थायी है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये भी गलती है। क्यों? क्योंकि चेतना भी अपने आप में मौजूद नहीं है, वो भी शर्तों पर निर्भर करती है। जैसे देखने की चेतना तभी पैदा होती है जब आंख और कोई देखने वाली चीज मौजूद हो। सुनने की चेतना कान और आवाज के होने पर पैदा होती है। वो एक स्वतंत्र चीज नहीं है, बल्कि दो चीजों के मिलने से पैदा होने वाली एक घटना है। ये एक आईने की तरह है। आईना तभी कुछ दिखाता है जब उसके सामने कुछ हो। बिना किसी चीज के आईना खाली है। चेतना खुद में एक वस्तु नहीं, बल्कि एक क्रिया है। तो फिर मैं चेतना का मालिक हूँ वाली हंती का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये मानना कि एक स्थायी आत्मा है जिसके पास चेतना की शक्ति है। जैसे मैं एक आत्मा हूँ और मेरे पास चेतना है। मानो चेतना आपकी कोई संपत्ति हो, जैसे किसी के पास नीली आंखें होती हैं। लेकिन चेतना कोई स्थायी गुण नहीं, बल्कि एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमने ये पांचों हिस्से और उनसे जुड़ी 20 गलतियों को समझ लिया। पर असली सवाल ये है, तो क्या हमारी रोज की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत गहरा है। यही गलतियां आज के कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं की जड़ हैं। पहचान का संकट, डिप्रेशन, नशे की लत, अहंकार। जब हम अपने शरीर को मैं मानते हैं, तो बुढ़ापे और बीमारी से डरते हैं। जब हम अपनी क्षणिक भावनाओं को मैं मान लेते हैं, तो दुख में डूब जाते हैं। जब अपनी राय को मैं बना लेते हैं, तो दूसरों से लड़ते हैं। और इन सब गलतियों को एक साथ जोड़ने वाली कोई चीज है? वो गोंद क्या है जो इन्हें इतना चिपचिपा बना देता है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत में इसके लिए एक शब्द है, असाददिष्टि। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। असाद यानी किसी अनुभव से मिलने वाला सुख या मजा, और दिष्टि यानी गलत दृष्टिकोण या विचार। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो एक बहुत मजबूत और नशीला बंधन बनता है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? सोशल मीडिया वाला उदाहरण ही लेते हैं। आपने एक अच्छी सेल्फी पोस्ट की, उस पर बहुत सारे लाइक्स आए। इन लाइक्स से जो खुशी मिली वो है असाद। अब तक सब ठीक है, लेकिन जब इसके साथ ये गलत दृष्टिकोण दिष्टि जुड़ जाता है कि मेरी सुंदरता ही मेरी पहचान है, रूप ही स्व है, तो ये असाद दिष्टि बन जाता है। अब हर लाइक आपकी पहचान को मजबूत करता है और कम लाइक मिलना आपकी पहचान पर हमला लगता है। अब आप सिर्फ खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बचाने के लिए लाइक्स के पीछे भाग रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ सुख की चाहत ही समस्या नहीं है, बल्कि उस सुख को अपनी पहचान से जोड़ लेना असल बंधन है। बिल्कुल। यही बात महंगे खाने, ब्रांडेड कपड़ों या किसी रिश्ते से मिलने वाले प्यार पर भी लागू होती है। हम सिर्फ चीजों का आनंद नहीं ले रहे होते, हम उनसे अपनी पहचान बना रहे होते हैं। और जैसे ही वो चीज बदलती है या चली जाती है, हमें लगता है कि हमारा एक हिस्सा मर गया। तो इन 20 पैटर्न्स को अपनी जिंदगी में पहचानने से क्या हासिल होगा? इन्हें पहचानने से प्रज्ञा यानी विवेक पैदा होता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है कि ये पांचों हिस्से असल में अनात्म है, यानी उनमें कोई स्थायी स्वतंत्र मैं नहीं है। वे बस शर्तें पूरी होने पर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। जैसे नदी बह रही है, इस समझ से लगाव, जिसे तृष्णा कहते हैं, धीरे धीरे कम होता है और दुख से मुक्ति का रास्ता खुलता है। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार ये है कि जिसे हम एक ठोस मजबूत मैं समझते हैं, वो असल में इन 5 लगातार बदलती प्रक्रियाओं का एक भ्रम है, और हम अनजाने में इन प्रक्रियाओं से 20 अलग-अलग तरीकों से अपनी पहचान जोड़कर अपने लिए दुख और बंधन तैयार करते रहते हैं। शरीर से लेके चेतना तक हर अनुभव में मैं और मेरा की इस धारणा पर सवाल उठाने का एक मौका छिपा है। ये देखने का मौका कि ये सब बस हो रहा है, किसी मेरे साथ नहीं हो रहा। और ये एहसास बहुत बड़ी आजादी है। और आज की बातचीत के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है, अगली बार जब कोई मजबूत भावना, कोई तीखा विचार या कोई शारीरिक दर्द उठे, तो ये पूछने के बजाय कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अगर सिर्फ ये देखा जाए, अच्छा तो ये हो रहा है, ये दर्द है, ये गुस्सा है, तो हमारे अनुभव में क्या बदलाव आ सकता है?